हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। और इसी मेथड के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो है अकाउंट करंट वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ज़रा इस रेड इंक इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझेंगे और क्यों ये रेड इंक इंटरेस्ट वजूद में आ गया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स 2-3 हैं उसमें कंप्लीट हो जाएगा, बट अगेन मैं आपको बोलता हूँ हमें सिर्फ स्टेप्स को रटना नहीं है, हमें लॉजिक्स को समझना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस कर दिए थे मेरे दोस्तों, अगर आपको याद होगा कल जो हमने क्वेश्चन कर दिया था, चाहे बैकवर्ड से करो या फॉरवर्ड से करो, हम क्या बोलते थे भाई, बहुत सिंपल बात है, हमें उस पार्टी से जिसको हमने माल बेचा है उससे हमने इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, हाँ सर, उससे हमें इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट किस दिन से लोगे मेरे दोस्तों? सर इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे, किससे? ड्यू डेट से। हाँ सर, हम इसको ड्यू डेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तब करेंगे सर डेट ऑफ अकाउंट करंट, क्योंकि हम अकाउंट करंट बनाते थे, हम एज्यूम करते हैं अभी तक पैसा नहीं दिया वहां तक, या ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ सेटलमेंट तक नॉर्मल पैरेलल्स में इंटरेस्ट लिया जाएगा। मेकिंग सेंस? हाँ सर, यही होता है। और क्योंकि हम अकाउंट करंट बनाते हैं, हम मानते हैं कि आपने अभी ये पैसा नहीं दिया, तो उस हर ट्रांजैक्शन का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जो पैसा उसने दिया होता है उसको इंटरेस्ट देते हैं, जो पैसा हमने उसको दिया था, जो माल हमने उससे बेचा था, उसको उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उस पेमेंट, उस ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट थी, चाहे वो सेल थी या बिल पेएबल था, जो भी था, उसकी ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक हम इंटरेस्ट उससे चार्ज करते थे, और जो उसने पैसे दिए थे उसको इंटरेस्ट देते थे। और नेट में पता चलता था कि कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना देना है, वो उसको डेबिट करते थे और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आता था। यहां तक बिल्कुल ठीक है? हाँ सर, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, ये हमने कर दिया। मुझे बता दो मेरे दोस्तों, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी ये जो पीरियड था, मैं आपको अगर स्टेटमेंट बताता हूं, अगर ये एक मेरी स्टेटमेंट थी, ये जो मेरा पीरियड था जिसका मैं अकाउंट करंट बनाता था, सपोज ये 1 जुलाई 2020 था और ये 31/12/2020 था। आप 31/12/2020 को स्टेटमेंट बना रहे थे, तो आप हर ट्रांजैक्शन का जब भी उसका ड्यू डेट था, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ अकाउंट करंट तक इंटरेस्ट लेते थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज यहां पे 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन कर दी, सर हमने 1 दिसंबर को उसको सेल कर दिया और इसको 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, इसको 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है मेरे दोस्तों, तो इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सर इसका ड्यू डेट जो है, इसका ड्यू डेट जो है सर 1 दिसंबर, जनवरी, सर इसका ड्यू डेट आएगा 1 फरवरी। सर इसका ड्यू डेट जो है वो आएगा 1 फरवरी। अब मुझे बता दो, जब ड्यू डेट 1 फरवरी आएगी इस पेमेंट, इस ट्रांजैक्शन की, तो आप तो अकाउंट बना रहे हो, 31/12 को। आप जब 31/12 को अकाउंट बनाओगे तो इस ट्रांजैक्शन का क्या आप इससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे? सर इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं ड्यू डेट से, इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं ड्यू डेट से अप टू द अकाउंट करंट डेट। सर ड्यू डेट तो यहां है, तो इस पीरियड का तो इंटरेस्ट हमने इसे चार्ज नहीं करना है मेरे दोस्तों। हाँ सर, हमने इसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, तो हमने सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस का इसको इंटरेस्ट चार्ज करना है जो इस अकाउंट करंट डेट से पहले के ड्यू डेट थे, और उस ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ सेटलमेंट तक या डेट ऑफ अकाउंट करंट तक हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी है जिनका ड्यू डेट उस अकाउंट करंट डेट के बाद आएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आप में क्रेडिट पीरियड का कंसेप्ट रहता है, आप में बिल्स पेएबल में, बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट पीरियड का कंसेप्ट रहता है, सेल्स में क्रेडिट पीरियड का ट्रांजैक्शन ये रहता है, कंसेप्ट रहता है। तो हो सकता है कि कुछ बिल्स, कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनका ड्यू डेट अकाउंट करंट दिन के बाद आएगा। तो एक चीज आपको समझ आती है सर, कंसेप्चुअली इसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड सर, हाँ ये तो हमें समझ आया, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट उन ट्रांजैक्शंस का मिलेगा जिनका ड्यू डेट इस अकाउंट करंट डेट से पहले था, उन्हीं पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल ठीक है, सर उसको हम ऐसा क्यों नहीं करते, जिन ट्रांजैक्शंस पे जिन ट्रांजैक्शंस की ड्यू डेट आ गई थी, हम क्यों ना उन्हीं का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर ठीक आएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक आएगा। फिर आप बोलोगे सर अगर वैसे ठीक आएगा, हम सिंपली इनको इग्नोर करेंगे, हम जो फॉरवर्ड मेथड से या बैकवर्ड मेथड से
वो जो नंबर ऑफ डेज निकालते थे, हम जो नंबर ऑफ डेज निकालते थे, या अभी फॉरवर्ड वाला याद रखो, फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द अकाउंट करंट, हम निकालते थे इतने दिन था और इतने दिन का उसको इंटरेस्ट लेना है, और जब यहां पे ड्यू डेट बाद में आएगी तो उसको इग्नोर करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वैसे भी आंसर ठीक आएगा। फिर ये कंसेप्ट क्यों आया रेड इंक इंटरेस्ट का? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जानिए। स्टेप में कुछ नहीं रखा है, 3 स्टेप है, उससे आंसर हो जाए, एक ही स्टेप से आंसर हो जाएगा। बट आपको समझना है कि फिर जब हम ऐसा कर सकते थे कि हम सिंपली उसको इग्नोर कर देंगे, उस बिल्स को, उन ट्रांजैक्शंस के इंटरेस्ट की जहां तक बात है, हम अकाउंटिंग एंट्री तो करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट उस सेल्स पे जिसका उसको क्रेडिट पीरियड 2 महीने का मिलेगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर कायदे से हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक होगा। फिर रेड इंक इंटरेस्ट क्यों आया? फिर इससे क्या होगा? अब देखो रेड इंक इंटरेस्ट क्यों आया, फिर मैं इसको बोलूंगा इससे क्या होगा, और फिर ये एडिशनल इंटरेस्ट जो हम इसको अब दे रहे हैं इसका भुगतान कैसे होगा। ये 3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी तो हमें रेड इंक इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आएगा। स्टेप पहली चीज जो है रेड इंक इंटरेस्ट, नाम से पता चला इंटरेस्ट तो है, रेड इंक है। पुराने ज़माने में जब मैन्युअली कैलकुलेशन होती थी तो ब्लू पेन से नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती थी, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन होती है उसको रेड इंक से लिखते थे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अगर लेजर्स देखा होगा तो वो ब्लू इंक और रेड इंक को मतलब यूज़ करते थे लिखने में। मैं खुद देखा हूँ लेजर्स के, चाहे बैंक के या हमने स्कूल्स के ऑडिट कर दिए थे, तो वो क्या करते थे, सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो ब्लू पेन से लिखते थे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होते थे उसको हाईलाइट करने थे रेड इंक से लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, ये रेड इंक इंटरेस्ट जो है ना मेरे दोस्तों, ये नेगेटिव इंटरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट। जब मुझे उसको डेबिट करना होता है इंटरेस्ट, सपोज जब मुझे उसको, अगर मुझे किसी पार्टी को, मैं दिखाता हूं मेरे दोस्तों, देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग। अगर मुझे किसी को इंटरेस्ट डेबिट करना है तो मैं उसको टू इंटरेस्ट करूंगा 20 रुपया सपोज। बट अगर मुझे उसे इंटरेस्ट देना था, ठीक है ना, अगर मुझे ही उसको इंटरेस्ट देना था तो मैं, एक तरीका था यहां पे लिखता बाय इंटरेस्ट 20 रुपया, एक तरीका एक लिखा है 20 रुपया। और इससे क्या हो गया, ये तो नॉर्मल था, मैं ब्लैक से लिख लेता, मैं सपोज मैं नॉर्मली लिखता बाय इंटरेस्ट, ठीक है, ब्लैक पेन से, ये नॉर्मल हो जाता। बट ये जो इंटरेस्ट है, रेड इंक इंटरेस्ट वाला क्या है, ये नॉर्मली मुझे उसको इंटरेस्ट नहीं देना था, ये इंटरेस्ट मुझे उसको नहीं देना था। क्यों? ये रेड इंक इंटरेस्ट मैं किस पे दे रहा हूं सर? उस ट्रांजैक्शन पे दे रहा हूं जिसका ड्यू डेट अकाउंट करंट डेट के बाद आता है। मतलब ये नॉर्मल पीरियड का इंटरेस्ट तो था नहीं, ये नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। नॉर्मली मुझे उसको, मैंने सेल कर दिया, मुझे इसको इंटरेस्ट चार्ज करना है, कायदे से ये है ना, मैंने एक किसी पार्टी को सेल कर दिया तो मुझे उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है। बट यहां पे उल्टा हो रहा है, मैंने ही उसको सेल कर दिया और मैं ही उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो इसको नेगेटिव इंटरेस्ट बोलते हैं। आप बोलोगे सर हम क्यों इसको इंटरेस्ट देंगे और हम इसको किस पीरियड का इंटरेस्ट देंगे? इसको अलग से करने के लिए फ्रॉम द नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिनका मुझे इंटरेस्ट लेना था, इसको रेड इंक से लिखते थे, तब ताकि ये अलग से दिख जाए, तभी इसको बोलते थे रेड इंक इंटरेस्ट। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, चलो रेड इंक से लिखते थे, बट हम देते ही क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम देते ही क्यों है? अगर देखोगे मेरे दोस्तों, हम उसको काइंड ऑफ रिबेट देते हैं। रिबेट भी वो काइंड ऑफ नहीं देते। अभी आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था कि अगर ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट करता है, हमने पढ़ा था ड्यू डेट से पहले अगर वो पेमेंट करेगा, एवरेज ड्यू डेट का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर वो उससे पहले देगा तो उसको क्या मिलेगा? रिबेट। अगर उसके बाद देगा तो उसको क्या मिलेगा? चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो यहां पे ड्यू डेट के बाद हम उसको क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और यहां पे मैं बोलूंगा फॉर फ्यू मिनट्स आप मान लो कि एजम्पशन के हम मान रहे हैं कि वो आज के दिन में वो पेमेंट सेटल कर रहा है, तो हम उसको क्या देंगे? रिबेट देंगे। बट आप बोलोगे सर ये तो आज सेटल नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा ये सेटल नहीं कर रहा है, बट मैं दिखाता हूं आपको लिंक करके क्या होता है। मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों, देखो यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया? टू सेल कर दिया। मैंने तो इसको डेबिट कर दिया टू सेल 200 रुपया। ये 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन होगी मेरे दोस्तों। इसकी ड्यू डेट क्या है सर? इसकी ड्यू डेट है 1 फरवरी।
जब मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा 30 जून तक, जब मैं 30 जून तक दूसरा अकाउंट बनाऊंगा तब मैं इसे इंटरेस्ट लूंगा। हाँ सर, जब आप दूसरा अकाउंट करंट बनाओगे, सपोज वो 6 मंथ का बनाओगे 30 जून तक, तो उस ट्रांजैक्शन पे आप 200 रुपये से 200 रुपये को लेके 30 जून तक इंटरेस्ट लोगे, 4 महीने का 5 महीने का इंटरेस्ट लोगे। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, ये देखो, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। प्रॉब्लम क्या है सर, यहां पे जब हम क्लोज करेंगे ना अकाउंट, तो हम यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। हम जितने भी इस साल की ट्रांजैक्शन होगी, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनका ड्यू डेट बाद में आएगा, बट हम क्या करेंगे सर, जब हम पूरा सेल परचेज सब करेंगे, जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस आएगा, सपोज वो 590 रुपया आ गया, तो हम बोलेंगे कि 590 रुपया इसका बैलेंस आ गया। तो ये 590 रुपये, तो फिर मैं क्या करता हूं सर, 590 रुपये फिर यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूं 1 जनवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 590 रुपया। ये करते हैं मेरे दोस्तों, आई थिंक आपको अब समझ आया होगा। जब मैंने यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 590 रुपीज, तो अब नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में क्या करूंगा मैं सर, 1 जनवरी से लेके कहां तक सर, 30 जून तक इंटरेस्ट लेंगे। हां सर, अब तो हमें समझ आ गया कि नेक्स्ट में इस पूरे 590 रुपए पे, इस पूरे 590 रुपए पे मैं 1 जनवरी से लेके 30 जून तक मैं बोलूंगा, बेटा इसमें जो एक ट्रांजैक्शन थी वो तो 200 रुपए की थी, वो तो 200 रुपए की थी, और उसका इंटरेस्ट तो आपने 1 फरवरी से लेके 30 जून तक लेना था। सर आप क्यों 1 जनवरी से लेके 30 जून तक ले रहे हो? मैं बोलूंगा, बेटा पता है क्या हो गया, मैंने लास्ट अकाउंट करंट पीरियड में क्या कर दिया था, मैंने इसको ये जो 1 मंथ का डिफरेंस था, जनवरी का जो डिफरेंस था, जिसमें मुझे उसको इंटरेस्ट नहीं देना था, मैंने ही तो सेल कर दिया, बट मैंने उसको बोला ले भाई ये तो इंटरेस्ट ले ले, ये तो इंटरेस्ट ले ले, तो मैंने ही सेल कर दिया, मैं ही इंटरेस्ट दे रहा हूं। इसको बोलते हैं रेडिक इंटरेस्ट। क्यों? आज मैं इसको दूंगा, अगले पीरियड में उसको 1 तारीख से लेके 30 जून तक दूंगा, तब मुझे 1 फरवरी से लेना था, बट मैं बोलूंगा कि कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई, वो सब मिक्स हो जाएगी मेरे इस 590 रुपए में। मैं इसको थोड़ी फिर आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भाई इसमें से उस कितना पैसा था जिसका ड्यू डेट वो था, कितना पैसा था जिसका ड्यू डेट वो था, तो वो सब चीजें तो मैं नहीं कर सकता नेक्स्ट पीरियड में। ये सारा मिलके एक ही बकेट में चला जाएगा 590 में। तो मैं क्या करता हूं, जो ट्रांजैक्शंस जिनकी ड्यू डेट बाद में आ रही है, उनको अकाउंट करंट पीरियड तक जितना भी वो टाइम होगा, उसका इंटरेस्ट मैं उसको देता हूं या लेता हूं, डिपेंड करता है कि किस तरफ की ट्रांजैक्शन है। मेरी ट्रांजैक्शन हो सकती है उसके साथ जिसका ड्यू डेट बाद में आ गया, या उसी ट्रांजैक्शन मेरे लिए जिसका ड्यू डेट बाद में आएगा, ठीक है ना। तो उल्टा चलेगा, अगर मैंने उसको सेल कर दिया, मैं रिकॉल कर रहा हूं, अगर मैंने उसको सेल कर दिया और ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट है वो अकाउंट करंट डेट के बाद आ रही है, वो अकाउंट करंट डेट के बाद आ रही है, ये वाला पीरियड आ रहा है, तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। अब बोलोगे क्यों इंटरेस्ट दूंगा? सर मैं इसको फिर अगले पीरियड में 1 जनवरी से, जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी से चार्ज करूंगा। मुझे 1 फरवरी से चार्ज करना था, बट मैंने इसको पहले ही 1 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया। इस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन होती है मेरे लिए, तो वहां मैं उसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वो मुझे इंटरेस्ट देगा। समझ आई बात? आई होप आपको रेडिक इंटरेस्ट समझ आया होगा। ये वो इंटरेस्ट है, रेडिक इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे कौन सा इंटरेस्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। रेडिक इंटरेस्ट तब आता है जब किसी भी बिल का, किसी भी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट अकाउंट करंट डेट के बाद होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अकाउंट करंट डेट से लेके, अब क्या आएगी बात, अकाउंट करंट डेट से लेके, अकाउंट करंट डेट से लेके ड्यू डेट, मतलब बाद की डेट है, उल्टा हो रहा है, वो बाद वाली डेट है, उस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और हमने अगर इसको सेल कर दिया तो हम ही इसको इंटरेस्ट देंगे, या बोलो हम इसको रिबेट देंगे, और इन सब को लाएंगे हम कहां तक, ड्यू डेट तक, यहां पे अकाउंट करंट डेट तक। और फिर ये सारा मिला के कहां पे जाएगा सर बाय बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा, या टू बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा, और फिर वो ओपनिंग बैलेंस पे पूरे नेक्स्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा। हालांकि उनमें जो अमाउंट्स है उन पे इंटरेस्ट लगना चाहता है फ्रॉम देयर रेस्पेक्ट टू ड्यू डेट्स टू द अकाउंट करंट डेट, बट उतना हिसाब कौन रखेगा? हम बोलते हैं आज इतना ज्यादा हो रहा है, ये तो आज ही ले ले, बाकी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे पूरे मंथ का लेंगे, पूरे अकाउंट पीरियड का लेंगे। इस तरीके से हमारा हिसाब बराबर रहेगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडिक इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है,
मैक्सिमम आप बुक में जो पढ़ोगे कि भाई बुक में आपको यही लिखा जाएगा कि रेडिक इंटरेस्ट को नेगेटिव इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको आप अकाउंट करंट डेट से लेके ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन में करते हैं और इसको नेगेटिव साइड में लिखते हैं। तो आपने ये 3 स्टेप्स रट लिए, आपने बोला कि हाँ भाई हो गया क्वेश्चन, बट द लॉजिक बिहाइंड इट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉजिक शायद ही आपको बुक्स में मिल जाएगा। जो मैंने आपको बता दिया कि क्या गेम होती है कि अब नेक्स्ट पीरियड में वो सारा सबस्यूम हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। इन ट्रांजैक्शन को क्यों नहीं, आप रिकॉर्ड तो करोगे, ट्रांजैक्शन तो होगी, रिकॉर्ड तो करोगे, सिर्फ इंटरेस्ट की बात आएगी तो आप उसको अलग से हिसाब नहीं रखोगे नेक्स्ट पीरियड में, आप फिर उसको नहीं लोगे टू सेल ड्यू डेट दिस। तो ये सारा ओपनिंग बैलेंस में मिक्स हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस को पूरे पीरियड के लिए इंटरेस्ट लेंगे और जो डिफरेंशियल पीरियड था उसका इंटरेस्ट आज ही हमने रेडिक इंटरेस्ट में दे दिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको दिखाता हूं कैसे इस रेडिक इंटरेस्ट को करते हैं और फिर जाके हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है ना दोस्तों, जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको इसी पे समझा दूंगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, फॉलोइंग, जस्ट एक मिनट में देखता हूं आपको ये पूरा आ रहा है। हाँ, following transactions took place between X and Y during the month of April 15, during the month of April 15। यहां तक ठीक है? हाँ सर, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेएबल बाय X to Y, पहले देखो नीचे क्या करना है आपने, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय X, टू बी रेंडर्ड बाय X to Y। X ने रेंडर करना है Y को, तो इट मींस Y का अकाउंट करंट बनेगा, Y का अकाउंट करंट बनेगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। Y का अकाउंट करंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ X, Y इन अकाउंट करंट विद X एज ऑन 30 अप्रैल 2020, टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट 10% पर एनम, एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। क्यों? कभी आप एज्यूम करते हो 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, तो वहां पे इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा क्योंकि डिवाइड बाय 365 या डिवाइड बाय 360 का गेम चलेगा। तो यहाँ पे साल में आपने 365 डेज मानने। और इसमें दूसरा इंप्लीकेशन बताया, अगर कोई फरवरी की ट्रांजेक्शन आ जाएगी तो फरवरी में आपको 28 दिन मानने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक समझ आया? अब देखो Y इन अकाउंट करेंगे तो सबसे पहली चीज अमाउंट पेएबल बाय X की बुक्स में हम बना रहे हैं Y का अकाउंट और बोल रहे हैं X ने देने हैं पैसे Y को, तो मींस Y मेरा क्या है सर? Y हमारा क्रेडिटर है, तो Y का बनेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000। और अकाउंट करंट कब तक बनाना है? 1 मंथ का बनाना है, 30 अप्रैल तक बनाना है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? टाइम बचाने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा सर, पहली ट्रांजेक्शन हो जाएगी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, हाँ अभी मैं प्रोडक्ट वाले चीज को छोड़ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्री को बोल रहा हूं। ठीक है ना, फिर हम प्रोडक्ट वाले पे डेज पे आ जाएंगे, मतलब इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन पे वो बाद में आएंगे, पहले जरा नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। उसके बाद मुझे दूसरा बता दो, 7 अप्रैल को क्या हुआ? रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ X टू Y, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ X, हमने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया किसको? Y को फॉर 2 मंथ्स, मतलब इसने बिल ड्रॉ कर दिया, हमने बिल्स ऑफ एक्सेप्ट पढ़ना है। एक्सेप्टेंस ऑफ X एक्सेप्ट कर रहा है, मींस X के लिए वो बिल्स पेएबल बनेगा और Y के लिए वो बिल्स रिसीवेबल। हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करें? X के लिए, तो X क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट करेगा, एंट्री क्या करेगा? Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंट 5,000, तो एंट्री क्या करूंगा? Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। किस दिन को एंट्री होगी? 7 अप्रैल को। अभी मैं इतना ही रख रहा हूं, अभी मुझे इतना ही करने दो। 7 अप्रैल को टू बिल्स पेएबल और अमाउंट 5,000, अभी छोड़ दो, बाकी चीजें आएंगे बाद में उस पे। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय Y, अब उल्टा हो रहा है। Y को मैंने एक और बिल ड्रॉ कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया ऑन 7/2 इज ऑनर्ड ऑन दिस डेट। 7/2 को Y ने एक्सेप्ट कर दिया था, तो पुराने पीरियड में फरवरी में उसने एक्सेप्ट कर दिया था, वो आज ऑनर होगी, तो कोई दिक्कत होगी?
नहीं सर, 7 फरवरी को हो सकता है उसने 2 मंथ का बिल दे दिया, 7 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, 8, 9, 10 को ड्यू डेट थी, 10 को पेमेंट कर दिया, तो ड्यू डेट पे कोई एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट एक्स की बुक्स में, और ये अकाउंट जो वाई का अकाउंट है वो तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाता हूँ। इसने बिल दे दी थी 7 फरवरी को, 7 फरवरी को जब बिल दे दिया तो हमने एंट्री क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 5000। आज की डेट में क्या हो गया, पेमेंट मिल गया, तो हमने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो क्या वाई का करंट अकाउंट इंपैक्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। कब इंपैक्ट हो जाएगा, जब वो डिसऑनर हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। अब 10 अप्रैल को क्या हो गया, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवॉइस डेटेड 10/5। 10 अप्रैल को भेजा इसको, बट जो इनवॉइस है, इनवॉइस जो बिल है उसको दे दिया, वो 10/5 का दे दिया। नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है, बट क्योंकि आजकल जीएसटी का जमाना भी है, आप गुड्स को भेज ही नहीं सकते हो विदाउट इनवॉइस, तो आप ऐसा मान लो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है, तो 10 अप्रैल को आप एंट्री करोगे टू सेल्स, 10 अप्रैल को एंट्री करोगे टू सेल्स, बट इसकी ड्यू डेट जो है वो कब मानी जाएगी, 10/5। इनवॉइस डेट यहां पे आप मान लो ड्यू डेट 10/5 है, ठीक है। इससे पहले जरा बिल्स पेबल वाली जो थी ये भी इधर ही निपटा देते हैं, आसान हो जाएगा। आपने एक्सेप्टेंस दे दी 2 मंथ के लिए, 7 अप्रैल को 2 मंथ्स के लिए, तो 7 अप्रैल 7 मई 7 जून, और बिल है तो 3 दिन ऐड हो जाएंगे, 7 मई 7 जून, 8, 9, 10, तो 10 जून इसकी ड्यू डेट बन गई, ठीक है, इसकी ड्यू डेट 10 जून बन गई। उसके बाद क्या हो गया, 12 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन होती है, एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, एक्स ने चेक ले ली वाई से, डेटेड 15/5, हमने इससे चेक ले लिया, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, तो वाई को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक 7,500, और इसकी ड्यू डेट क्या है, 15 मई। पोस्ट डेटेड चेक दे दी, चलो मैंने इसके अकाउंट को तो क्रेडिट कर ही दिया, ठीक है। उसके बाद वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, इनवॉइस डेटेड 15, अब इसने मुझे सेल कर दिया 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को क्या करूंगा मैं, मेरे लिए परचेज हो जाएगा, बट ड्यू डेट क्या माना जाएगा, सर ड्यू डेट माना जाएगा 15 मई, तो 15 मई ड्यू डेट माना जाएगा, अमाउंट 6000 है, ठीक है। उसके बाद 20 को क्या होता है, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15 अप्रैल, तो जो 15 अप्रैल को गुड्स भेजे थे उसमें से मैंने उसको कितना रिटर्न कर दिया, 1000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वाई को डेबिट करेंगे और मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा, तो 20 अप्रैल को टू परचेज रिटर्न 1000 रुपये, और उसकी ड्यू डेट क्या थी, ये तो मैंने 15 मई वाली थी, तो इस पे भी 15 मई डाल देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने जो बिल एक्सेप्ट कर दी थी, वाई ने जो बिल एक्सेप्ट कर दी थी, इज डिसऑनर्ड, ये मैं हटाता हूं यहां पे, वाई ने जो बिल एक्सेप्ट कर दी थी वो डिसऑनर होगी, तो मैं क्या एंट्री करूंगा मेरे दोस्तों, 20 तारीख को जब वो डिसऑनर होगी तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अब बीआर तो मेरा चला जाएगा, तो मैं एंट्री करूंगा वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, किस दिन को, 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल से मैं उसको इंटरेस्ट लूंगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 5000 रुपए, ये हो गया, यहां तक तो हो गया। अब आएगी बात इंटरेस्ट वाली बात, अब इंटरेस्ट वाली बात आएगी मेरे दोस्तों। अब मुझे बता दो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सर हर ट्रांजैक्शन का देंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो थी 10,000 की थी, ठीक है ना, 1 अप्रैल को 10,000 की थी, तो ये 10,000 का कितना, अकाउंट करंट डेट कब है, 30 अप्रैल, अकाउंट करंट डेट अब मेरे पास क्या है, 30 अप्रैल, तो इसको क्या लगेगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग डेट भी लिया जाता है, क्यों, लास्ट में सिर्फ 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगा है, तो 1 अप्रैल को तो इंटरेस्ट नहीं लगा है, तो सर इसको अप्रैल का पूरा मंथ में इंटरेस्ट देना है। मैं थोड़ा और जूम करता हूं इसको, तो इसमें आएंगे 30 डेज, इसमें पूरा 30 डेज आएगा, तो 10,000 इंटू 30 वो आपका 3 लाख का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखो मेरे दोस्तों, बिल्स पेएबल थी 5000 की, इसका ड्यू डेट क्या है, 10 जून। अब यहां पे क्या गेम होगी, सर ये जो 10 जून का है ये जो 10 जून का आ गया, यहां पे ये 10 जून का आ गया, मेरी अकाउंट करंट डेट 30 अप्रैल है, और एक बिल है जिसका ड्यू डेट आया 10 जून, तो मतलब ड्यू डेट यहां पे क्या आ गया, अकाउंट करंट डेट के बाद आ गया, तो यहां पे इसको क्या करेंगे, सर इसको रिबेट देंगे, यहां पे इंटरेस्ट इसको चार्ज नहीं करेंगे, क्यों, वो मैंने अभी बता दिया था। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, 1 मई से इसका इंटरेस्ट लेंगे, तो 5000 पे कितना आएगा,
30 अप्रैल से लेके 10 जून तक, तो अप्रैल तो हो ही गया ख़त्म, फिर मई के कितने बचे, मई के 31 और जून के 10, तो 41 डेज का। देखो अगर इसको मुझे इंटरेस्ट लेना होता तो मैं यहाँ से लिखता डेज और प्रोडक्ट, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट दूंगा, मैंने सेल कर दिया इसको और मैं ही उसको इंटरेस्ट दूंगा, यहाँ पे मैंने इसको बिल दे दिया और मैं ही इसको इंटरेस्ट भी दूंगा बाद में, ड्यू डेट के बाद, मतलब ड्यू डेट तक का, मुझे तो ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट देना था, बट मैं इसको यहाँ पे क्या दूंगा, फर्स्ट मई से ही इंटरेस्ट दूंगा। मैंने इसको क्या किया, 1 मई से लेकर 10 जून तक कितना इंटरेस्ट आएगा, तो मैं बोलूंगा 41 डेज आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट कर रहा हूँ ना इसको मैं, तो मैं ही इसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, कोई बात नहीं, क्यों, मैं नेक्स्ट पीरियड में इसको 1 मई से ही इंटरेस्ट लूंगा। तो मैं बोलूंगा बाय रेड इंक प्रोडक्ट इंटरेस्ट, ये 30 अप्रैल को करनी है सारी ट्रांजेक्शन, बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्यों, ये क्या हो रहा है, ये नलीफाई हो जाएगा आगे, क्योंकि आगे मैं इसको 1 मई से ही इंटरेस्ट लूंगा। तो रेड इसका जो ये यहां पे 41 डेज एक्स्ट्रा है, किससे, 30 अप्रैल से लेके जो 10 जून तक ये 41 डेज आएंगे, इसका मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा। मुझे इंटरेस्ट कब देना है, अगर मैं 10 जून को पेमेंट नहीं करूंगा, 10 जून के बाद पेमेंट करूंगा तब इंटरेस्ट देना है, बट मैं इसको अभी 10 जून तक का इंटरेस्ट देता हूं। तो मैंने इसको प्रोडक्ट कर दिया 2,05,000। एक ये ओपनिंग बैलेंस का मैं इसको 3 लाख दे रहा हूं प्रोडक्ट करके, बाद में देखेंगे इंटरेस्ट कितना बनेगा, और ये 2,05,000 भी मैं इसको दे रहा हूं, क्यों, नेक्स्ट पीरियड में इसको एडजस्ट करूंगा। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन कब होती है, ये 10 मई वाली, तो इधर भी 10 मई आ रहा है, तो यहां पे भी 10 दिन आ जाएंगे मई के, तो यहां पे भी 10 दिन आ जाएंगे, 10 दिन इंटू 15,000, तो 15,000 इंटू 10 जो है उस पर मैं इसको 1.5 लाख रुपया प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जो जो ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट बाद में आ रहा है उनका इतना जाएगा। यहां पे अगेन 15 मई है, तो अगेन 15 दिन का आ जाएगा, 1000 इंटू 15, 15,000, ठीक है दोस्तों। ये आप कर लेना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस मैं टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं इधर। ये हो गए सारे, और यहां पे 20 अप्रैल है, तो 20 अप्रैल तो अकाउंट करंट दिन से पहले है, तो इधर यहां पे 20, ये तो रेडी की इंटरेस्ट वाला नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 20 अप्रैल से लेके 10 दिन आ जाएंगे 30 अप्रैल तक, तो 50,000 रुपया मैं इसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब यहां पे देखो ये तो हो ही गया। अब ये 15 मई है, 15 मई को इसने मुझे पैसे दे दिए, तो इसको मैं इंटरेस्ट लूंगा 1 मई से लेके 1 मई से लेके 15 मई तक, तो 15 दिन तक मैं इसको इंटरेस्ट लूंगा, कितना, 7,500 पे 1 लाख बार। बोलोगे सर इसी ने पैसा दिया और इसी से इंटरेस्ट लोगे, इससे इंटरेस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि अगले पीरियड में हम इसको देंगे इंटरेस्ट 1 मई से, और दूसरे पीरियड में भी 15 था, तो इसको भी फिर 6,000 पे इससे इंटरेस्ट लेंगे। एक तो इसी से माल परचेज कर दिया और इसी को इंटरेस्ट लेंगे, बट ये रेड इंक इंटरेस्ट है। ये टोटल हो गया प्रोडक्ट, बस इसमें ये जो थे कुछ ट्रांजेक्शन्स, इनको हम रेड इंक बोलते हैं। जो ड्यू डेट के बाद वाले आ गए, यहां पे ये 2 और यहां पे ये 3, इनका प्रोडक्ट हमने इधर डाल दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करना है। अब देखो मैंने इसको 3 लाख पे देना है और 2,05,000 पे भी देना है इसको, ये मैंने देना है ना, ये क्रेडिट साइड आएगा, तो मैंने इसको देना है, और 15,000, टोटल आया ये 6,70,000। तो इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 6,70,000, और मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो आ रहे हैं कितने, एक तो मुझे 50,000 पे लेना है इसको, और 1,12,500 पे लेना है, और 90,000 पे मैंने लेना है 2,52,500। तो ज़्यादा किसका हो गया, ज़्यादा इसी का हो गया, कितना, 6,70,000 माइनस 2,52,000, तो 4,17,500 इसी का ज़्यादा आ रहा है। जब 4,17,500 इसी का ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा मेरे दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसको इंटरेस्ट लूँगा, और इंटरेस्ट कितना लूँगा मेरे दोस्तों, 1 मिनट वेट करते ना, हाँ, तो इंटरेस्ट कितना लूंगा मैं इससे, इंटरेस्ट मैं इसको दूंगा आप, क्योंकि इसी का ज्यादा आ रहा है, तो 4,17,500 इंटू 10% डिवाइड बाई 365, तो मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा 114 रुपीज। तो एंट्री करूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 114.38, और फिर बैलेंसिंग करूंगा, फिर इसकी अकाउंट की बैलेंसिंग करूंगा। इसके टोटल अकाउंट्स का जो बैलेंस आ रहा है यहां पे देखा जाए तो 26,000 आ रहा है, और ये कम आ रहा है, इट मीन्स मैंने ही इसको ज़्यादा दिया है। कैसे, मैंने उसको पहले, इसका कितना था 10,000, फिर इसने दिया था मुझे 7,500, फिर इसने दिया था मुझे 6,000, फिर मैंने इसको इंटरेस्ट दिया 114.38, ठीक है, तो इतना था 2361.43 इसका था, बट मैंने इसको पहले 5,000 का बिल दे दिया, 15,000 की सेल कर दी,
1000 का मैंने इसको वो कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, और 5000 का मैंने इसको BR का डेबिट वापस कर दिया। तो मैंने ही इससे पैसे लेने हैं कितना, 2385.62। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 2385.62, 2385.62, और ये फिर अगले पीरियड का बनेगा, ये फिर अगले पीरियड में बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब अब मेरे ही पैसे इसके पास है। 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2385.62। और सपोज मेरे दोस्तों अगली जो ड्यू डेट है अकाउंट करंट की डेट सपोज 31 मई है। अगर अगली डेट जो है 31 मई है, तब मैं क्या करूंगा, इसको इस 2385 पे पूरा इंटरेस्ट लूंगा 31 दिन का। तो मैं करूंगा 2385.62 इंटू 31 डेज, तो 73954 में प्रोडक्ट में लूंगा, 73954 में। अब क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहां जो मैंने इसको फालतू में इंटरेस्ट दे दिया वो कंपनसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में मैं क्या करूंगा, इसको पूरे 1 अप्रैल से लूंगा, 1 मई से लूंगा। क्या मुझे 1 मई से लेना था? द आंसर इज नो। क्यों? किसी पे मुझे 15 मई के बाद लेना था, किसी में मुझे 10 जून के बाद लेना था, बट मैंने क्या कर दिया, उस सब को खत्म कर दिया क्लोजिंग बैलेंस में। और फिर इस क्लोजिंग बैलेंस में कुछ बिल्स है जिनका ड्यू डेट पहले था, कुछ का बाद में था, वो सब मिलके 2385 हो गया, और उस पर मैं पूरा 1 मई से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी आप समझ लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन जो इसमें रहा, फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अब जरा मैं स्टार्ट में आता हूं, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, कोई कंसेप्ट मैंने छोड़ा तो नहीं है, अदरवाइज मुझे पता है कि मैंने सारा कवर करते हैं। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं इस पूरे चैप्टर को, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट जो हमसे एक्सपेक्ट करता था कि वो हम अचीव कर पाए। Account current learning outcomes. The expectation of the institute from this chapter are, after studying this unit, you will be able to understand the meaning of account current. क्या आपको account current का meaning समझ आया? हाँ सर, हमें समझ आया। Part B, learn the method of preparing account current. ये running ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट करंट में, नेमली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। हमने इंटरेस्ट टेबल बना दिया, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट एंड बाय मींस ऑफ बैलेंसेस, ये तीनों हमने कर दिए। अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, तो कैलकुलेशन प्रोसीजर, फॉरवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड, रेड इंक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमने कवर कर दी। फिर अकाउंट करंट का इंट्रोडक्शन था, ये भी हमने कर दिया। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल टेबल्स, इंटरेस्ट टेबल्स, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद बाय प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड भी हमने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है दोस्तों, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द नंबर ऑफ डेज, वन वाज फॉरवर्ड मेथड, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। दूसरा था बैकवर्ड मेथड, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। और ये एग्जांपल भी हमने कर दी थी, उस पर मेरा लास्ट में वो वीडियो बंद हो गई थी, लैपटॉप मेरा फ्रीज हो गया था, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में ही कर दिया था, और बाकी जो इलस्ट्रेशंस बचेंगे मेरे दोस्तों वो तुम लोग कर देना, क्योंकि वो बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, रेड इंक इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी था, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया आज के लेक्चर में। और बैंक्स कैसे बैलेंसेस का इंटरेस्ट बनाते हैं, तो वो भी हमने बाय बैलेंस मेथड, वो भी हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। रेड इंक इंटरेस्ट इज व्हाट? रेड इंक इंटरेस्ट इज नेगेटिव इंटरेस्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये प्लीज़ आप लोग कर देना। इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक था अकाउंट करंट वाला टॉपिक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं चैप्टर नंबर 6 में, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो वो भी बहुत आसान कंसेप्ट्स है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन 2 में से एक टॉपिक सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या कंसर्न अकाउंट, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करके कंप्लीट करते हैं। हमारा फोकस ये रहना चाहिए मेरे दोस्तों कि हमें जो करना है किसी भी चीज़ को लॉजिकली समझना है। जितना आप किसी चीज़ को लॉजिकली समझोगे ना, उतना आपको मजा आएगा उस सब्जेक्ट में। नॉट ओनली अकाउंट्स में, बाकियों की भी बात करता हूँ, प्लीज़ रटने की कोशिश मत करो। अगर आपको पहली दफ़ा में या मतलब उस कंसेप्ट को समझने में आधा 1 घंटा लग रहा है ना, स्पेंड दैट टाइम, बिकॉज यू विल फील दैट वर्थ स्पेंड करना, रादर देन आप रट्टा रख के आगे बढ़ोगे। क्यों? अगर रट्टा रख के आगे बढ़ोगे ना, नेक्स्ट रिवीजन में फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बट अगर एक ही बार
लॉजिकली समझोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसको रिवाइज करने में। ये बात आप देख चुके होंगे और आजमा चुके होंगे आज तक के जितना भी आपका एजुकेशन में एक्सपीरियंस है। तो माय सजेशन इज किसी भी कंसेप्ट को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। एज फार एज अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, मैं आपको समझा दूंगा। बट ऐसा मत किया करो कि आप सिंपली उसको बोलोगे ठीक है स्टेप समझ आ गए। स्टेप्स रटने नहीं है, लॉजिक्स को समझना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए कंसेप्ट के साथ, अगेन फोकसिंग ऑन द लॉजिक्स ओनली। ठीक है दोस्तों।